G7 समिट में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के नेताओं से बात किया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के मुद्दे पर भी सबका सहमति रही है, फिर से रही। और उसी समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से आतंकवाद उसका लगातार देखता रहा है, उस संदर्भ में उन नेताओं को तो बताया, लेकिन जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष युद्ध बहुत गंभीर स्थिति में है, और इसलिए यही दावा किया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वापस वाशिंगटन जाना है। तो समिट में उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो खुद जैसा विदेश मंत्रालय के सचिव ने भी बताया है और स्पष्ट रूप से साफ कहा है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने फोन किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आग्रह किया गया कि चूंकि वो पहले जल्दी चले गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं, और इस दृष्टि से चूंकि वो समिट में उपस्थित नहीं थे, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री ने फिर उनसे लगभग 35-40 मिनट बात की ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर के कि भाई उसको किसी तरह से दोनों पक्षों को ही शांति वार्ता पर बैठ करके उसको निपटाना चाहिए, युद्ध का कोई समय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कई बार पिछले महीनों में, वर्षों में कहते रहे हैं, और ये और भी बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी बाकायदा धमकी ही ईरान को दे रहे हैं। उस संदर्भ में उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रधानमंत्री से चूंकि पहली बार उस तरह का टेलीफोनिक संवाद था, जिस समय पहलगाम हुआ उस समय तो राष्ट्रपति ट्रंप ने संवेदना व्यक्त की थी जो पर्यटक और जिस तरह से नशंस की हत्या आतंकवादियों ने की थी। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन के बाद ये पहला संवाद जिसको कह सकते हैं टेलीफोन डायलॉग, राष्ट्रपति ट्रंप तो वैसे इसके लिए मशहूर हैं, वो सबसे बात करते रहते हैं, दावा करते रहते हैं, और साफ इसलिए प्रधानमंत्री ने उनको ये स्पष्ट किया कि देखिए सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने जिस तरह से आतंकी हमला किया लगातार करते रहे हैं और केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। उसके बाद उपराष्ट्रपति वेंस, माने अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का जब फोन आया, उन्होंने राष्ट्रपति को स्पष्ट किया, खुद उनका फोन आया कि भाई देखिए आपने आतंकियों को ऊपर जो किया है, कार्रवाई की है, लेकिन पाकिस्तान आप पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर राष्ट्रपति ट्रंप को कहा कि हमने मिस्टर वेंस को भी ये बता दिया कि यदि वो हमला करेगा तो हम उससे बड़ा जवाब देंगे और गोली का जवाब गोला से होगा। ये आज फिर से उन्होंने दोहराया और कहा कि लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने आग्रह किया कि हम आगे अब नहीं कोई गोलीबारी करेंगे, हम उसको रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी तरफ से न करें, क्योंकि उसने लगातार जिस तरह से कोशिश की थी भारत में घुसपैठ की या हमले की कोशिश की, इसी का जवाब में फिर उनके हवाई अड्डे, जो सैनिक हवाई अड्डे हैं, उनको ही, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे लाहौर हो, उनको ही ऐसा ध्वस्त किया गया कि वहां से वो भारत के विरुद्ध कार्रवाई ना कर सके। और इसलिए इस बात पर सहमति हुई कि यदि वो आगे मिसाइल या कोई हमला नहीं करेंगे तो भारत भी शांत रहेगा। लेकिन भारत ने उसके बाद भी, भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने स्पष्ट किया आज भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि हमने पाकिस्तान से ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई, न ही उपराष्ट्रपति वेंस से इस मुद्दे में ट्रेड वाली कोई बात हुई है, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है। वर्षों से, पिछले 4-5-10-7 दशकों से बराबर भारत का कहना था कि इसमें हम तीसरे पक्ष का कोई हमें आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ सीधे पाकिस्तान आतंकवाद बंद करें, उस पर बात हो सकती है, कश्मीर हमारा है, उस पर बात हो सकती है, हमारा ही बाहर रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने आज डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट किया कि ये जो भ्रम है, ये जो मैं समझ पाया हूँ बिल्कुल साफ, वरना विदेश मंत्रालय इतना साफ नहीं बताता। उन्होंने बाकायदा, चूंकि बार बार भारत में भी राहुल गांधी, कांग्रेस और कुछ पार्टियां या कुछ और पर्यवेक्षक ये बार बार कह रहे हैं कि साहब देखिए नहीं, ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप का दबाव था। तो सार्वजनिक रूप से, चूंकि टेलीफोन, मैं तो मानता हूं कि भारत सरकार और अमेरिकी सरकार ऐसे टेलीफोनिक वार्ताओं को रिकॉर्ड करके भी रखती है, नॉर्मल कोर्स पे भी कभी जरूरत पड़े तो उसको कभी झूठा न साबित किया जा सके। इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, लेकिन मेरी जानकारी है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रहता है, वो गोपनीय चाहे रिकॉर्ड किया जाए। इस दृष्टि से भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया, कोई दबाव या कोई बात, डील की बात नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा ये हम दोनों के बीच का मामला है और हमारा यही कहना है कि यदि आतंकवाद जारी रहता है, आतंकवाद की कोई गतिविधि होती है तो हम उसे युद्ध मानेंगे। अभी तक वो जो छद्म युद्ध कर रहा था
वो नहीं है। अब वो हम उसकी हर आतंकी गतिविधि का जवाब सिंदूर ऑपरेशन G7 में 2019 से भारत को निमंत्रण आ रहा है। ये सही है कि वो उन 7 देशों का जो दुनिया के संपन्न देश हैं और पश्चिमी देश हैं, उसमें वैसे जापान भी शामिल है, लेकिन उस दृष्टि से यूरोप के देश और अमेरिका, कनाडा इस तरह के देश हैं, और इसलिए ये एक समूह क्लब की तरह वैसे बन गया। तो उसमें फिर भारत, उनको लगा कि भारत जितना बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो आर्थिक संबंध, उसकी प्राथमिकता G7 की यही रही है कि हम आर्थिक संबंधों के लिए कैसे आगे दुनिया में आगे काम कर सकते हैं, और एनर्जी के लिए जो बड़े इशू हैं, पर्यावरण का इशू है, इस दृष्टि से भारत लगातार बुलाया जाता रहा है, या भारत उसमें हमेशा हिस्सा लिया है। और कनाडा से ये भी एक भ्रम है कि साहब कनाडा ने पहले बुलाया कि बाद में बुलाया। कनाडा की मजबूरी, कनाडा में नए प्रधानमंत्री आए हैं और इसलिए उस दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण था कि उनको भी अपने वहाँ जो खालिस्तानी तत्व हैं उनको देख करके, उसके पहले के पूर्व प्रधानमंत्री जिस तरह से उनका समर्थन करते थे उससे एक लाइन उन्होंने बदली। उनको ये हुआ कि भारत उसके लिए स्वीकार करेगा निमंत्रण का, और अन्य देशों की, क्योंकि G7 को अकेले कनाडा का तो संगठन है नहीं, इसलिए उनका निमंत्रण आया। उसमें वो एक हफ्ते पहले आया कि 2 महीने पहले आया, वो 2 महीने पहले आता, कोई और प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का होता तो नहीं जाते, लेकिन निमंत्रण आया और कनाडा के साथ भारत के पुराने संबंध रहे हैं उस दृष्टि से भी। और एक G7 जैसे हमारे इतने तनावपूर्ण संबंध थे, तब भी G20 सम्मेलन में हमने बुलाया और कनाडा के प्रधानमंत्री आए, जबकि उनके साथ जितना प्रोटोकॉल आवश्यक था बस वही किया गया। कोई बहुत ज्यादा, चूंकि वो बिल्कुल उनका भारत विरोधी रुख बना हुआ था, लेकिन फिर भी जैसे सार्क देशों में होता है कि यदि कुछ भी है तो लेकिन हम उसमें मिलते हैं। इस दृष्टि से इस महत्वपूर्ण बैठक, बिल्कुल ये सही कहा गया है कि आर्थिक मामलों में भारत यही चाहता है कि दुनिया, एक तो साउथ जिसको कहना चाहिए कि दक्षिण एशिया के जो देशों को जोड़ आप नहीं कर सकते हैं, आप आर्थिक नीति बनाना चाहते हैं तो उसमें हमारा सहयोग तभी मिलेगा जब आप आर्थिक और ऐसे जो सामाजिक विषय हैं जिससे हो। पर्यावरण इस बार तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो अलग से भी जो मीटिंग्स हुई है सब देशों के साथ, उसमें भी भारत ने कहा और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से भी कहा कि देखिए आतंक से हमारी लड़ाई जारी है, लेकिन जहाँ तक आर्थिक व्यापार संबंध है हम चाहते हैं कि उसको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि सबका उसमें लाभ है। और प्रधानमंत्री ने उसमें यह भी बताया कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ हुआ है, अमेरिका के साथ भी जल्दी होने की पूरी बाकायदा बातचीत हो चुकी है, यूरोपियन यूनियन भी तैयार है इस वर्ष के अंत तक उनसे भी हो जाएगा। तो उसमें क्योंकि G7 में यूरोपियन यूनियन के लोग तो है ही, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो फ्रांस की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति से और सभी नेताओं के साथ एक तो समिट में औपचारिक जो उन्होंने बोलना है वो बोला, आउटरीच जिसको कह सकते हैं कि जिसमें जो G7 से जो इतर देश हैं उन सब की बैठक में प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बातें रखी, और उसका असर यही है कि अलग अलग से भी जो बातचीत की, चाहे जर्मनी के उनसे करें, चाहे इटालियन प्राइम मिनिस्टर से करें, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भी उनके पुराने संबंध है, जापान के प्रधानमंत्री के साथ बात हुई, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ बात हुई, तो उनसे बातचीत में जाने का यही सबसे बड़ा लाभ है कि हम ये नहीं देखते कि भाई हम तनाव, हम जो परिस्थिति दुनिया की है उसमें भारत की प्राथमिकता शांति, सहअस्तित्व, आर्थिक समृद्धि सबके लिए हो। केवल भारत तो उनका हित चाहता है, उनके लिए व्यापार का मतलब ये है कि केवल धंधा हो, ऐसा नहीं। भारत ये चाहता है कि आर्थिक संबंधों में जहाँ जहाँ गुंजाइश है, चाहे पर्यटन की हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हो, डिजिटल में भारत कितना आगे जा चुका है, उसको सब फ्रांस की बैठक में तय हो चुका था, मैंने बता चुका था, भारत ने उसको माना भी गया है। फ्रांस तक मानता है कि डिजिटल क्रांति में भारत अग्रणी हो गया है। तो उस सब में कैसे सहयोग हो, इस बातचीत को इस सम्मेलन में, और एक तरह से साफ ये भी कहा गया कि G20 जिसकी भारत अध्यक्षता कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको निमंत्रित किया था, और G20 में जो फैसले हुए लगभग उसके क्रियान्वयन का एक कदम है G7 में, इसलिए भी उनका जाना महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमने यहाँ घोषणा कर दी, हमने अफ्रीकन यूनियन को साथ में ले लिया, जैसे ब्राजील है, ब्राजील भी वहां पर मौजूद है G7 में। ऐसी स्थिति में उन सबको जोड़ने की प्रयास में ये बहुत बड़ी सफलता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि भाई ये आतंकवाद की परिभाषा अलग अलग नहीं हो सकती है। कोई देश, जो पश्चिम के देश हैं, वो आतंकवाद की परिभाषा जब उनका प्रभाव होता है तब तक तो उसको प्रभाव मानते हैं, दूसरे देश यदि प्रभावित होते हैं तो नहीं होता है। और इसीलिए इजराइल और ईरान वाले मुद्दे पर भी बाकायदा प्रधानमंत्री का, बल्कि वहाँ पर जिस तरह का भारत का पक्ष हमेशा रहा है कि भाई रूस के साथ, और ये सही नहीं कि ईरान अभी के लिए रूस का समर्थन तो है, लेकिन अभी खुल करके रूस के साथ नहीं सामने आया है,
क्योंकि अभी और चाइना भी, बल्कि चाइना भी ईरान में कूदने की कोशिश कर सकता है यदि अमेरिका सीधा हमला करता है। इस दृष्टि से अभी ये है कि भारत के चूंकि रूस से भी संबंध है और भारत इसीलिए बाकायदा उससे कहता रहता है कि भाई उसको भी अपना जो बाकायदा हमला, वो जिस तरह से सिचुएशन बनी है यूक्रेन के साथ, उससे कहीं ना कहीं विराम मिलना चाहिए। तो अब ये ठीक है, लेकिन हम ट्रम्प की तरह से भारत नहीं कहता है कि भाई हमने कह दिया और समझौता हो गया। ट्रम्प साहब तो ऐसा कह देते कि कर दिया, यूक्रेन का खत्म हो गया। वो भारत का कहना है कि दोनों पक्ष बैठे बात करें। तो इस दृष्टि से भी इस बैठक के और इसमें जो बातचीत हुई है, भारत का पक्ष यही है कि ईरान और इजराइल के बीच में आपस में बात हो। हाँ, ये बात खतरा है। भारत बार बार ये मानता है कि यदि, देखिए, भारत के संबंध ईरान से भी बहुत अच्छे रहे हैं, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और ईंधन के मामलों में, जबकि अमेरिका सैंक्शन लगाता रहा। अमेरिका जरूर उसको दबाव अभी भी बढ़ा रहा है और हम भी मानते हैं कि यदि वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो कोई बात नहीं। लेकिन इजराइल के साथ भी भारत के संबंध है, तो इजराइल के कुछ मामलों में जो उस पर जिस तरह से वहां पर आतंकवादी हमले होते हैं, गाजा के लोगों ने इजरायली के कितने बड़ी संख्या में सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। तो इसराइल का साथ, जब हम किसी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, हम ये नहीं कहते कि इसराइल की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अलग है, हमारी लड़ाई अलग है, लेकिन ये सही कि हमारी तुलना उनसे नहीं है। यहाँ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बाकायदा सरकार और सेना समर्थित आतंकवाद है। वहां पर एक आतंकी समूह जिसको ईरान का समर्थन था। इस दृष्टि से भारत ये चाहता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मिसाइल परमाणु का खतरा है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, जो ईरान से जो भीख वो उससे भी मांगता रहा है, चीन से भी भीख मांगता रहा है, अमेरिका से भी मांगा है। इसलिए अभी तक तो पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, वो इसका साथ देगा। लेकिन कब उसकी कुछ ऐसे तत्व हों जो ईरान को अधिक इस तरह की किसी मिसाइल देने की कोशिश करें, क्योंकि ईरान को तो असली समस्या है कि वहाँ का जो नेतृत्व है वो बहुत इतने 40 सालों से उससे पुण्य छुड़ाने के लिए जनता में भी आक्रोश है और अमेरिका का दबाव है कि वो हट जाए। अब ये अलग बात है कि ये तो अपना देश तय करेगा, युद्ध से तय होता है नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से एक निर्णायक लड़ाई के दौर में है इजराइल और ईरान। इसमें भारत शांति की ही बार बार अपील कर रहा है और उम्मीद करना चाहिए कि वो शहर जो तेल अवीव हो या तेहरान हो, उनमें जनता के ऊपर उस तरह से हमले न हो जिससे कि लाखों लोग न मारे जाएं।